तो दोस्तों आज हम लोग 1857 के क्रांति का पार्ट 2 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 1857 के क्रांति का पार्ट 1 वीडियो पढ़ लिया है और उस पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के होने का कारण देखा कि क्या कारण रहता है जिसके कारण 1857 की क्रांति जो है जन्म लेते हैं, जिनमें कि हम लोगों ने देखा कई सारे कारण रहते हैं, कई राजनीतिक कारण रहते हैं, आर्थिक कारण रहते हैं, धार्मिक तथा सामाजिक कारण रहते हैं और तत्कालिक कारण के कारण ही यह जो 1857 की क्रांति है वह शुरू होती है और शुरू होने के बाद किस तरीका से उसका प्रारंभ होता है और उसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में होता है और किन क्षेत्रों में किनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है 1857 की क्रांति का, ये सारी चीजों को हम लोगों ने 1857 की क्रांति के पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से जाकर के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग 1857 के क्रांति के पार्ट 2 वीडियो के तहत 1857 के क्रांति के स्वरूप के देखेंगे कि कई व्यक्तियों के द्वारा 1857 के क्रांति को अलग अलग तरह से कहा गया कि 1857 की क्रांति एक स्वतंत्रता संग्राम थी। कई इतिहासकारों के द्वारा इन्हें सिर्फ कहा गया कि यह एक सैनिक विद्रोह था। तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग इन्हें संज्ञा दी गई है 1857 की क्रांति की। तो किनके द्वारा क्या संज्ञा दी गई है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्वरूप के तहत। साथ ही देखेंगे कि 1857 का क्रांति जो होता है तो वह आगे चल करके असफल हो जाता है, तो उसकी असफलता का कारण क्या रहा, तो उसकी असफलता के कारण को देखेंगे और साथ ही साथ क्या परिणाम निकल करके आता है 1857 की क्रांति का। तो इस वीडियो में हम लोग परिणाम की भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्वरूप को जान लेते हैं कि 1857 के क्रांति का क्या स्वरूप रहा, किस इतिहासकार के द्वारा क्या कहा गया। और यहां से क्वेश्चन जो है स्वरूप से जो क्वेश्चन है वह सीधे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं फैक्ट बेस। तो इस जो फैक्ट है इसे आप याद रखिएगा किनके द्वारा इस 1857 के क्रांति को क्या कहा गया है। तो आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं स्वरूप के बारे में। तो 1857 के क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध जो है LER रीज के द्वारा कहा गया था। LER रीज ने कहा कि 1857 की क्रांति जो थी वह एक महज मात्र जो ईसाई थी धर्मांधों की जो है ईसाइयों के विरुद्ध जो है यह एक युद्ध था। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध यह जो कथन है वह अंग्रेजी जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उनके द्वारा कहा गया है जिनका कि नाम है LER रीज। तो आप सिर्फ रीज भी याद रख सकते हैं, तो यहां से भी आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे एग्जाम में, तो रीज भी आप याद रख सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। और अगला जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, यह भी ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने कहा कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। तो यह कहा गया TR होम्स के द्वारा। तो होम्स भी आप याद रखिएगा, तो याद हो जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि भारतीय जो थे वह बर्बर थे, उग्र थे और उन्हें सभ्य बनाने का जब प्रयास किया गया तो वह जो है हम लोगों के प्रति युद्ध छेड़ दिए। तो इसीलिए अंग्रेजी इतिहासकार TR होम्स के द्वारा कहा गया कि यह जो युद्ध था वह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, यानी कि भारतीय बर्बर थे और जब उन्हें सभ्य बनाने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा युद्ध लड़ लिया गया। तो यह जो है TR होम्स के द्वारा कथन कहा गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। ये सारे कथन जो है एग्जाम में दोस्तों कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे कथन को आप याद रखिएगा कि कौन सा कथन जो है किनके द्वारा कहा गया था। आगे जानते हैं हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र। तो हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र जो है 1857 की क्रांति को वह बताया जाता है, अंग्रेजी इतिहासकार रहते हैं जेम्स आउट्रम टेलर। नाम याद रखिएगा दोस्तों, यह जो जेम्स आउट्रम टेलर हैं इनके द्वारा कहा गया कि यह पहले से ही प्री प्लान हिंदू और मुस्लिम के द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। तो यह जो कहा गया इतिहासकार जेम्स आउट्रम टेलर के द्वारा कहा गया था जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। अगले अगर वर्ड की बात करें तो सैनिक विद्रोह जो कहा गया था वह लॉरेंस सीले के द्वारा कहा गया है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे आप याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो इसे आप नाम इनका याद रखिएगा दोस्तों, लॉरेंस सीले। तो लॉरेंस सीले के द्वारा 1857 की क्रांति को सिर्फ सैनिक विद्रोह का संज्ञा दे दिया गया कि कुछ सैनिकों ने मिलकर के
हम लोगों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया और इसे यह ज्यादा दिनों तक नहीं चला, महज इसे दबा दिया गया। तो यह कथन जो है वह लॉरेंस सीले के द्वारा कहा गया था और इस कथन को जो है दो भारतीयों के द्वारा भी इस कथन को समर्थन दे दिया गया। कहा गया कि हाँ, यह जो कहा गया कथन है कि यह एकमात्र सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था, यह बात सत्य है। तो समर्थन जो दिया गया था, जो दो भारतीय थे वह थे दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान। तो दोनों का नाम यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, एक दुर्गादास थे और दूसरा सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने इस बात की समर्थन दी कि 1857 की क्रांति जी थी वह महज एक सैनिक विद्रोह था। तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखिएगा, दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान दो भारतीय थे जो इस बात को समर्थन दिए थे। आगे अगर बात करें तो यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा दोस्तों। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय संग्राम और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था यह 1857 की क्रांति, यह जो है आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। और यह भी एक ब्रिटिश जो है इतिहासकार रहते हैं, जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार हुए उनके द्वारा इस 1857 की क्रांति को जो है कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का, कहीं ना कहीं तुच्छ दिखाने का प्रयास किया गया है। उनके शब्द से ही पता चलते हैं कि किस तरह से 1857 की क्रांति को वह एकमात्र छोटा रूप, यानी कि धर्मांधों के विरुद्ध, ईसाइयों के प्रति धर्मांधों के विरुद्ध युद्ध, इस तरीका से उन्होंने कहकर संबोधित किया इस युद्ध को। तो ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय संग्राम और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन जो है आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है। तो इस कथन को सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप ज्यादा याद रखिएगा। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय संग्राम और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन जो है आरसी मजूमदार के द्वारा कही गई थी। अब आइए, कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जिनके द्वारा 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन या फिर भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी इसे दर्जा जो है दे दी गई है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन भारतीय इतिहासकार हैं जिनके द्वारा इन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम जो है बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जामों में। तो बीडी सावरकर ने कहा कि 1857 की क्रांति जो थी वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि भारत के लोग स्वतंत्र होने के लिए, अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होने के लिए यह अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी। तो बीडी सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या कहा गया, साथ ही साथ इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम भी बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो इस कथन को भी आप याद रखिएगा। वही एक भारतीय इतिहासकार रहते हैं डिजरायली, जिनके द्वारा इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा भी दे दी गई है। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा 1857 की क्रांति को किसने दी, तो डिजरायली ने दी थी। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और आगे चलकर जब संसद में यह बात उठती है तो अशोक मेहता जो रहते हैं, इनके द्वारा इस बात का समर्थन दिया गया था कि 1857 की क्रांति जो है वह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो आप याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो डिजरायली के द्वारा दिया गया था। और अगर इसे पूछे कि किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो बीडी सावरकर के द्वारा यह कहा गया था। तो आप लोग इन सारे कथनों को याद रखिएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो को देखिएगा या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप उसे एक दो बार रिकॉल कर लीजिएगा, तो ये चीजें, सारी चीजें जो है आसानी से याद हो जाएगा। अब आइए जानते हैं हम लोग कि 1857 की क्रांति जो है वह असफल रही, तो आखिर असफलता का क्या कारण रहा, क्यों यह विद्रोह जो है वह असफल हो जाता है। तो आइए उनके असफलता के कुछ कारण को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इनके अगर असफलता की कारण का बात किया जाए तो इनका यह कारण रहा कि यह विद्रोह जो है वह सीमित स्वरूप में ही, सीमित क्षेत्रों में ही सिमट कर रह जाता है। भारत के सिर्फ उत्तर और पूरा भारत में जो है यह विद्रोह फैलता है, यह दक्षिण भारत में पूर्ण रूप से नहीं फैल पाता है। इसी कारण जो है यह विद्रोह कहा जाता है कि भारत के कुछ ही भागों में यह विद्रोह फैलता है, कम ही क्षेत्र में यह विद्रोह फैल पाता है। इसी कारण जो है यह विद्रोह जो है एक बड़ा आंदोलन का रूप नहीं ले पाता है और यह भी एक असफल होने का कारण रहता है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति का
जो है नेतृत्व का अभाव था। 1857 के क्रांति का कोई राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई नेतृत्व करता नहीं थे। यह विद्रोह जो है छोटी छोटी कस्बों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता है और अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है अलग अलग शासकों के द्वारा अपना उद्देश्य पाने के लिए, अपना जागीर पाने के लिए जो है यह युद्ध लड़ा जाने लगता है, जिससे 1857 की क्रांति जो है वह एक राष्ट्रीय आंदोलन की रूप नहीं ले पाती है। तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में नेतृत्व का अभाव रहा, जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति असफल होती है। वहीं अगर अगली पॉइंट की बात की जाए तो अगला पॉइंट है कि सीमित संसाधन का होना। जो भारतीय शासक 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके पास जो था वह पुराना संसाधन ही पड़ा हुआ था। और अंग्रेजों के पास अगर देखा जाए तो नई बंदूकें, नई तोपें, ये सारी चीजें उपलब्ध थी, जिससे जो है कड़ी मुकाबला वह अंग्रेजों को नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके संसाधन जो थे वह सीमित थे। पुराने संसाधन ही उनके पास उपलब्ध थे जिनसे वह युद्ध लड़ा करते थे। इस कारण से भी वह अंग्रेजों को अच्छी तरीका से इस युद्ध में जो है टक्कर नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीमित संसाधन का होना भी एक फैक्टर बनता है इस 1857 के क्रांति को असफल होने के कारण में। वहीं अगर अगले पॉइंट की बात करें तो संगठन का अभाव होना। तो हम लोगों ने देखा था, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि 1857 के क्रांति का जो विद्रोह होता है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, कानपुर में नाना साहब के द्वारा, वहीं अगर झांसी में देखा जाए तो रानी लक्ष्मी के द्वारा, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो है इस 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। और यह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि जितने भी शासक रहते हैं वह कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह अपनी खोई हुई जागीर पाना चाहते हैं। इसी कारण जो है वह संगठन नहीं बना पाते हैं, जिससे कि संगठन का अभाव भी देखने को मिलता है। जहां हम लोगों ने देखा कि जैसे जो रानी लक्ष्मीबाई रहती है, वह अपना जो दत्तक पुत्र रहता है दामोदर राव, उसके जो अधिकार है उसको पाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जहां युद्ध लड़ती है, वहीं नाना साहब जो रहते हैं वह बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र रहते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति लाया गया था, उनके तहत जो है उनके जो शासन क्षेत्र था उन्हें छीन लिया गया था। तो वह भी कहीं ना कहीं अपना अधिकार पाना चाह रहे थे और इसी कारण जो है इस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो सभी जो शासक थे वह अपना अधिकार पाने और अपना इज्जत सम्मान पाने के लिए कहीं ना कहीं इस युद्ध में भाग ले रहे थे। इसी कारण से जो है वह संगठन नहीं बना पाते हैं और कहीं ना कहीं 1857 के क्रांति में संगठन का अभाव भी देखने को मिलता है। वहीं अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो कुछ भारतीयों के द्वारा जो है इसका समर्थन नहीं किया गया, यानी कुछ भारतीयों के समर्थन का अभाव रहा। कई भारतीयों ने सोचा कि जितने भी शासक हैं वह अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपने साम्राज्य को पाने के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए जो है यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं ले पाया और जितने भी जो भारतीय थे वह इसमें खुल करके हिस्सा नहीं ले पाए। तो कुछ भारतीय कहीं ना कहीं इस विद्रोह से वंचित रहे। यह भी एक कारण बना कि 1857 की क्रांति जो है वह असफल हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो अगली पॉइंट जो थी, जो कि सबसे मुख्य पॉइंट अगर इसे माना जाए तो उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका क्या उद्देश्य था, क्या जो है विद्रोही पाना चाह रहे थे इस 1857 के क्रांति के तहत, यह उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। और कहीं ना कहीं उद्देश्य का स्पष्ट न होना यह भी असफलता का एक कारण बनता है। जैसे कि आगे चल करके जैसे महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, तो कहीं ना कहीं उस आंदोलन का जो स्पष्ट जो अभाव जो अथी रहता था, उद्देश्य जो रहता था वह कहीं ना कहीं स्पष्ट रहता था। जैसे कि अगर असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उसमें साफ स्पष्ट होता था कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, असहयोग करना है, उनके विरुद्ध करना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जैसे चलाया गया तो उसका अर्थ साफ साफ निकल रहा था कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देना है। तो 1857 की क्रांति का कहीं ना कहीं उद्देश्य की कोई स्पष्टता नहीं देखने को मिलती है कि 1857 की क्रांति का क्या उद्देश्य है, क्या विद्रोही पाना चाह रहे थे। तो 1857 की क्रांति के उद्देश्य की स्पष्टता न होने के कारण भी यह विद्रोह जो है असफल होने लगता है और इसी कारण जो है इन सारे कारणों से जो है 1857 की क्रांति जो है वह असफल हो जाती है। तो असफल होने के कारणों को हम लोगों ने देखा, सीमित स्वरूप या
कम क्षेत्र में फैलाव होना। दूसरा देखा नेतृत्व का अभाव, कोई राष्ट्रीय स्तर पर जो है नेतृत्व नहीं करता है। वहीं अगर जहां बहादुर शाह जफर द्वितीय जो हैं, जो मुगल शासक रहते हैं, वह अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका नेतृत्व करना भी चाह रहे थे तो उन्हें जो है बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना करके उन्हें रंगून कारावास के लिए भेज दिया जाता है, जहां की 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो सीमित संसाधन का अभाव रहता है, कहीं न कहीं संगठन का भी अभाव रहता है, और कुछ भारतीय जो है इनमें समर्थन नहीं दे पाते हैं, समर्थन का अभाव रहता है। और सबसे मेन पॉइंट, इनकी उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव रहता है। क्या उद्देश्य था यह पता नहीं चल पाता है। तो इस कारण से जो है, इन सारे कारणों के कारण जो है 1857 की क्रांति जो है असफल रहती है। अब आइए जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसका परिणाम क्या निकल करके आया, क्या परिणाम देखने को मिलता है। आइए उनके परिणामों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कहा जाए तो 1857 की क्रांति जो है वह करीब करीब जुलाई 1858 यानी कि कह सकते हैं मिड जुलाई में, लगभग बीचों बीच जुलाई के लगभग महीना में, जुलाई जो महीना था 1858 ईस्वी में, इस महीने में जो है 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह ज्यादा दिनों तक चला भी नहीं विद्रोह, क्योंकि यह ज्यादा क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था और जुलाई 1858 में ही अंग्रेजों के द्वारा यह विद्रोह दबा दिया जाता है। वहीं कुछ परिणाम देखने को मिलती है कि महारानी विक्टोरिया जो रहती है उनके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि जो कंपनी यहां पहले शासन कर रही थी उनके जगह कंपनी से सत्ता छीन करके वह क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है। क्राउन का मतलब ताज होता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। तो क्राउन को जो है सत्ता कंपनी से छीन करके क्राउन को सौंप दी जाती है और फिर क्राउन ही यहां के सत्ता चलाने लगते हैं। तो कंपनी से सत्ता छीन ली जाती है और उसके बाद 1857 के बाद क्राउन के हाथों में सत्ता चली जाती है। वहीं अगर आगे बात किया जाए तो देसी नरेश जो रहते हैं उनकी स्थिति को पूर्ववत बना रहने दिया जाता है। जहां हम लोगों ने देखा था यहां कि जो देसी नरेश रहते हैं उनका कहीं ना कहीं हड़प लिया जाता है सारा चीज, तो उन सारे को कहीं ना कहीं उनकी स्थिति जो है फिर से पुनः लौटा दिया जाता है और पुनः जो है उनकी स्थिति बरकरार रहने दी जाती है। और यही विद्रोह में जो है 1857 की क्रांति के समय ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति चलाया गया था, हड़प नीति, इस हड़प नीति को भी समाप्त कर दिया जाता है इस 1857 क्रांति के बाद और देसी नरेश की स्थिति जो है पूर्ववत बना दी जाती है। वहीं अगर सेना की बात करें तो सेना में जहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि सेना की पहले जो स्थिति रहती है उनमें अनुपात भारतीय और अंग्रेजी सैनिक का जो अनुपात रहता है वह 5:1 रहता है। जहां भारतीय सैनिक 5 रहते थे वहीं अंग्रेजी 1 सैनिक रहते थे। लेकिन जब सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि सैनिकों ने ही इस विद्रोह को शुरू किया है, इस विद्रोह को जन्म दिया है। इसीलिए ज्यादातर उस समय जो सैनिक भर्ती हुआ करते थे वह अवध के क्षेत्रों से आया करते थे, इसीलिए उन सैनिकों को निकाल दिया गया और सिख को जो है और सिख और मराठाओं को जो है इसे सैनिक के रूप में भर्ती किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और बाद में 1857 क्रांति के बाद सैनिकों का जो रेशियो है वह 2:1 देखने को मिलता है। तो सैनिक में भी एक बड़ा बदलाव आता है। जहां 1857 के क्रांति के पहले जो 5:1 रहता है रेशियो, उसे 2:1 कर दिया जाता है। तो 1857 की क्रांति के बाद जहां 2 भारतीय सैनिक और 1 अंग्रेजी सैनिक रहते हैं। वहीं 1857 की क्रांति के बाद जो है एक भारतीय सचिव का पद सृजित किया जाता है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक भारतीय सचिव का पद सृजित किया जाता है और इनके सहयोग के लिए, इनके देखभाल के लिए 15 मंत्री परिषद बनाए जाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, एक नया पद सृजित होता है यहां भारत सचिव का पद, जिसके की सहायता के लिए 15 मंत्री परिषद बनाए जाते हैं। वहीं अगर अंतिम बात करें तो मुगल वंश की जो है यहां समाप्ति कर दी जाती है। मुगल वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें जो है दिल्ली के क्षेत्रों में जो कि वह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और उनका सेनापति जो बख्त खान रहते हैं वह नेतृत्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाता है मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को और उन्हें रंगून जो है काले पानी की सजा के लिए निर्वासित कर दिया जाता है और अंततः 1862 में वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है और यहां से मुगल वंश की जो है समाप्ति हो जाती है। तो मुगल वंश का कोई भी शासक यहां से नहीं बचता है और मुगल वंश की समाप्ति जो है 1857 की क्रांति के बाद
कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या कारण रहा 1857 के क्रांति को शुरू होने का, किस तरह से प्रारंभ होता है और प्रारंभ के बाद कहां कहां तक, किन क्षेत्रों तक उनका विस्तार होता है, और फिर आज हम लोगों ने स्वरूप के देखा कि क्या किन इतिहासकारों के द्वारा क्या कहा गया, क्या संज्ञा दी गई है इस 1857 की क्रांति को। ये सारी चीजों ने हम लोगों ने स्वरूप के अंतर्गत देखा। साथ ही देखा असफलता के कारण कि क्या कारण रहा कि 1857 की क्रांति जो है असफल हो जाती है और उनके क्या परिणाम निकल के आया। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर सारी चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।